वेलकम बैक टू शो। अब हम पॉलिटिक्स के हवाले से बात करेंगे और मुल्क की सियासत में क्या कुछ चल रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर काम नहीं कर रहा है। आज जो मेरी टंग स्लिप हुआ करती है, आज वो हसनैन को वायरस लग गया। और जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठकर बात कर रहे हैं वो बेज़मीर लोग हैं जो पैसों के लिए मुल्क, अवाम और इदारों के खिलाफ बात करते हैं। बिल्कुल जी, और उनका ये भी कहना था कि ये एक माफिया है और ये माफिया नहीं चाहता कि मुल्क और कौम तरक्की करें। इस माफिया की कोशिश है कि अवामी तरक्की ना हो और अवाम का इस्तेहसाल हो सके। बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों के लोगों का इन्हिसार ईरान से तजारत पर है। अगर ईरानी सरहद बिल्कुल बंद कर देंगे तो माफिया को फौज के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। कोशिश है ईरान से निपटने की और मतलब स्मगलिंग को जिस हद तक मुमकिन हो उसको रोका जाए, इसकी कोशिश की जाएगी। बलोच यकजहती कमेटी का भी उन्होंने कुछ तज़किरा किया और कहा कि बलोच यकजहती कमेटी और उसकी नाम नेहाद क़यादत दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी है। ये बैरूनी फंडिंग और बयानिए पर जत्थे को जमा करके इंतशार फैलाते हैं। उनके बैरूनी सरपरस्त इंसानी हुकूक के नाम पर उनकी मदद करते हैं। बलोच राजी जो है वो उनकी ये प्रॉक्सी बेनकाब हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और DGISPR की कल बड़ी मानी खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके हवाले से निम्रा ने अभी बताया। और इसमें मेरा ख्याल है कि उन्होंने क्या कहा फेक न्यूज़ के हवाले से, वो पहले हम सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आगे डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। इस मौजू पे फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। डिजिटल दहशतगर्दी जो है इसकी जो खिलाफ जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस है ना, द फर्स्ट थिंग जिसने इस डिजिटल दहशतगर्दी को काबू करना है, इसका तदारक करना है, वो है कानून। अनफॉर्चुनेटली आप उसके सामने है कि जो झूठ है, प्रोपेगेंडा है, मीडिया में भी किसी हद तक, लेकिन बहुत हद तक सोशल मीडिया में ये बहुत ज़्यादा किया जाता है। फेक न्यूज़ डाली जाती हैं, गलत तस्वीरें डाली जाती हैं, डॉक्टर्ड इमेजेस डाले जाते हैं, आवाम के जहन में कन्फ्यूजन डाली जाती है, सबके सामने हो रहा है, गलत बातचीत की जाती है, खुल के गलत बातचीत करते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन कानून उसके अगेंस्ट अपना रास्ता उस तरह नहीं बना रहा जिस तरह इसको बनाना चाहिए। ताहम जो अफवाज पाकिस्तान है वो इस मामले को बहुत सीरियस लेती, इसलिए जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर हो, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे पे हो, कोई उसका मकाम हो, अगर वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, तो फ़ौज उसके ख़िलाफ़ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। और उसकी मिसाल आपने देखी है। और जो आप बात कर रहे हैं उसका पूरा एक मुकम्मल ड्यू प्रोसेस है, वो एक तरीका है और उस प्रोसेस के मुताबिक वो पूरा अमल मुकम्मल किया जाता है। और ये जो डिजिटल दहशतगर्द बाहर बैठ के बातचीत करते हैं, मैं इनको बदकिस्मत ही कहूँगा, क्योंकि ये वो बदकिस्मत बेज़मीर लोग हैं जो चंद पैसों की खातिर अपनी रियासत, अपने इदारों और अपने अवाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। जी, सो DGISPR क्या कह रहे हैं ये आपने सुना है। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी फवाद चौधरी। फवाद, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फवाद, बताइएगा कि DGISPR की जानिब से एक बार फिर से वाजे कर दिया गया कि 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उनसे हम कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, कोई रियायत का भी जिक्र नहीं आया। हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद, क्योंकि खबरें जो सामने आ रही थी कि शायद PTI से कोई डील हो गई या कोई मुज़ाकरात की बातचीत है, PTI की तरफ से हमने थोड़ी बहुत लीनियंसी देखी है, लेकिन वी डोंट थिंक सो कि इट इज हैपनिंग। वेल, इट शुड हैपन। देखिए, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। आप जो पॉलिटिकल मसले होते हैं उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव मैयत से काबू नहीं पा सकते। 2 साल हो गए हैं इमरान खान को, PTI को ख़त्म करने के लिए क्या कोशिश है जो नहीं कर ली। अब 9 मई के बाद ज़ाहिर है 8 फरवरी हो चुका है और 8 फरवरी की रियलिटी जो है उसको भी आपको सामने रखना पड़ेगा। खाली उससे 22 करोड़ आबादी का मुल्क नहीं चल सकता। आपको इसमें जो सियासत है उसके अंदर लचक होती है और ये कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि जिसको आप मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से, पावर से, फोर्स से रिजॉल्व कर सकें। इट्स अ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को जो हल करने का तरीका है वो बातचीत है, वो गुफ्तगू है। और इमरान खान पाकिस्तान की सियासत की बहुत बड़ी रियलिटी है। उनसे बातचीत किए बगैर पाकिस्तान की सियासत नॉर्मल नहीं हो सकती। सो इस वक्त जो हालात हैं, एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान में है
एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है और अब एक बहुत बड़ा जुडिशल क्राइसिस बना हुआ है। तो ये जो सारे बहरान हैं ये इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि इमरान खान के साथ बातचीत की जाए और उनको पॉलिटिकल इंक्लूजन करके उनकी ये मामलात को सेटल किया जाए। लेकिन हम लोग जो जिस तरह से देख रहे हैं दोनों तरफ से कहीं पे हमें कोई लीनियंसी उस तरह से दिखाई नहीं देती जैसे कि होनी चाहिए, तो फिर तो ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे नहीं? पीटीआई की तरफ से तो लीनियंसी है, मेरा ख्याल लेकिन है कोई कि अभी रिस्पॉन्स आपने नहीं भी मिला। जिक्र अच्छा, किया। पीटीआई का भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन है, किसी दिन आपने सिपा सलार कह दिया, किसी दिन आपने कुछ और बात कह दी, तो वो भी फिर तजाद आ जाता है बयानात में भी। लेकिन फवाद साहब, क्या आप समझते नहीं है, निम्रा बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें पता चलना था कि बर्फ पिघलनी है या नहीं पिघलनी। उन्होंने तो वो अपना मौकफ रख दिया कि हम पहले भी कह रहे थे दबे अल्फाज में कि आके माफी मांगे उसके बाद बात होगी, अब भी हम हमारा वही मौकफ है। देखिए माफी या कुछ, ये तो तलखियों की बातें हैं ना, तलखियों की बातें कम होंगी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर माफियों पे बात आए या ये हो जाए वो हो जाए, ये तो एक इजहार है ना तलखी का। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं वो तलखियां अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान में जो इस वक्त एक हमारी जो भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन है वो दैट वारंट्स कि हम तलखियां कम करें। मैं समझता हूं कि इमरान खान ने जो बयानात दिए थे उनको रेसिप्रोकेट ज़्यादा तगड़े तरीके से करना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को। और इमरान खान पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी रियलिटी, उन्होंने कोई जो है सवा देखिए ना 4 प्रेमिसेस के ऊपर सारा सिस्टम बना दिया गया था। पहला कि इमरान खान तो जी जेल में 30 दिन नहीं निकाल सकते, अब 1 साल हो गया उनको और वो उसी तरह से खड़े। फिर था कि जी अपना आप ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी, पार्टी ख़त्म नहीं हुई। फिर था कि जी ये बड़ा ये मसला हो जाएगा कि अरब जो हैं वो अरबों डॉलर यहाँ दे देंगे, वो नहीं हुआ। हमारी एक्सपोर्ट कह रहे थे 100 बिलियन डॉलर पे चली जाएगी, वो गिर गई है उल्टा। तो पाकिस्तान के अंदर जो भी प्रेमिसेस बनाए गए थे इमरान खान को और पीटीआई को ख़त्म करने के लिए, वो तो गलत साबित हुए। और इस वक्त आप अगर तो जिद करनी है तो फिर तो ज़ाहिर है कोई लॉजिक तो नहीं होता, जिद तो फिर जिद होती है। लेकिन इसका बहुत नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को और आई थिंक इस पॉलिसी पे इमीडिएट नजरसानी की जरूरत। अच्छा, डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से फवाद साहब उन्होंने बहुत ज़्यादा जिक्र किया, डिजिटल दहशतगर्द क्या होते हैं, बल्कि वो इलेबोरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बैरूनी फंडिंग के हवाले से उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा कि बाज़ लोग एहतजाज कर रहे हैं और जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, मतलब कि उनकी तरफ से तो किसी किस्म का हमें रिलैक्सेशन नज़र नहीं आ रहा। नहीं, डिजिटल दहशतगर्दी तो एक हकीकत है। अगर आपको याद हो तो मेरा ख्याल है 2021 में हमने इन्फो लैब इंडिया की पकड़ी थी। एग्जैक्टली। और मैं उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था और हमने वो सारी वेबसाइट्स निकाली थी कि हज़ारों की तादाद में जो जाली वेबसाइट्स गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रही हैं। इसके बाद मैं आपको एक और मिसाल दूँ, मसलन मीनार पाकिस्तान के ऊपर एक वाक़या हुआ कि एक टिकटॉकर लड़की जो थी उसको वहाँ पे कुछ बुरा सलूक किया गया, टॉन्ट किया गया, ट्रोल किया गया, फिजिकली अब्यूज किया गया। जी, अब्यूज किया गया। उसके ऊपर सिर्फ एक जो इंडियन वेब चैनल है वियॉन, उन्होंने मेरा ख्याल है कि उस वक्त में हम देख रहे थे कि कोई 1200 मिनट की वीडियोस जो हैं वो निकाली ओनली टू से कि पाकिस्तान में जो इस वक्त खवातीन हैं वो महफूज नहीं है। तो उन्होंने ये वीडियोस वहाँ पे निकाली। यस। तो ये एक प्रोपेगेंडा वॉर तो आपको पता है कि पुराना ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बल्कि हमेशा जंगी एक हरबे के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अब भी पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको इस्तेमाल करते हैं और वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए इस तरह की बातें और इस तरह की गुफ्तगू जो है वो जारी है। हाँ, उसकी जो सॉल्यूशंस बनाने हैं वो अलबत्ता ये डिजिटल इसके ऊपर एक्स पे पाबंदी लगाने से और आप सेंसरशिप्स उसका हल नहीं है। उसका हल ये है कि आप अपने ग्रेटर आइडियाज़ के साथ मैदान में उतरें और आइडियाज़ फिर आप पता रोज़ाना सोचने पड़ते हैं और आपको रोज़ाना उनका मुकाबला करना पड़ता है। आइडिया का मुकाबला आइडिया से होता है, आइडिया का मुकाबला सेंसरशिप से नहीं।
ठीक हो गया। अच्छा फवाद साहब, व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ हरबे आजमा लिए, कभी हरदर्मी भी दिखा ली और कभी लीनियंसी भी शो कर ली, उसके बावजूद मुज़ाकरात नहीं हुए, और दिस माइट बी द ओनली फैक्टर, ये जो इनकन्सिस्टेंसी है इसकी वजह से शायद वो डायलॉग के टेबल तक नहीं आ रहे। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए तहरीक इंसाफ को डायलॉग के उस टेबल तक आने के लिए? ये तो अब एस्टेब्लिशमेंट ने आना है। मेरा ख्याल है तरीके इंसाफ ने तो काफी कुछ कर लिया है एंड दे हैव शोन कि वो तो फवाद बिल्कुल साहब, आपको तैयार नहीं है। लगता कि इनकन्सिस्टेंसी नुकसान दे रही है तहरीक इंसाफ को? किसी दिन ये कहना कि माफी हमसे मांगनी चाहिए उल्टा इनको, या फिर किसी दिन सिपा सालार कह देना, ये भी तो तजाद की, जैसे मैंने पहले भी बात की थी ना, ये भी तो एक मसला हो सकता है। वो जब उनको रिस्पांस नहीं मिलेगा तो वो तो ग्रे में ही खेलेंगे ना। देखिए ना, ब्लैक एंड व्हाइट तो तब होता है बंदा जबकि पता हो कि रिजल्ट क्या होना है। ठीक, अगर आपको रिजल्ट का नहीं पता तो फिर तो आप ग्रे में ही रहेंगे ना। तो मेरा ये ख्याल है कि वो तो इसमें तो कोई दो राय अब नहीं है कि पीटीआई तो मुज़ाकरात करना चाहती है। ओके, और इसमें भी कोई और राय नहीं है कि मुज़ाकरात के अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन इज गोइंग डाउन एंड डाउन, पब्लिक मॉरल इज गोइंग डाउन एंड डाउन। अभी अभी आप प्रोपेगेंडे की बात कर रही थी, एक और मैं आपको बताना ये चाहता था कि मसलन अभी एक हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा हुआ कि पाकिस्तानी जो यूएई में है वो 50% से ज्यादा क्राइम में मुलव्वस है। बिल्कुल, और हमारी माशाल्लाह जो वजारत समंदर पार है, उन्होंने उस प्रोपेगेंडे को बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी डाटा के सेनेट की कमेटी में जो है वो पेश कर दिया और उसके ऊपर बड़ी दाद भी समेट ली। ये जो प्रोपेगेंडा वॉर्स होती हैं, इसमें बड़ी केयरफुल होना की जरूरत है। इंफॉर्मेशन आपके पास करेक्ट होने की जरूरत है। आप अपने ही पाकिस्तानियों को पीछे पड़ गए क्योंकि वहाँ पे एक इंडियन लॉबी जो थी वो ये चाहती थी। सो आई थिंक ये इन्होंने काफी जो है इस तरह की इश्यूज हैं जिसमें इस वक्त डिजिटल वॉरफेयर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आइडियाज हमें चाहिए। और पीटीआई का और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डायलॉग के अलावा पाकिस्तान जो है वो खसारे में रहेगा। एक तरफ मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी और सबसे बड़ा लीडर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे पावरफुल इदारा है। अब फवाद साहब, आपकी दानिश क्या कहती है? ये बातें तो हम पिछले 10 मिनट से कर रहे हैं, आपकी सियासी जो है वो बसीरत क्या कहती है कि कब तक ये डेडलॉक बरकरार रहेगा और कितने अगले महीने हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए? मेरा ख्याल ये है कि अभी एस्टैब्लिशमेंट में एक कोशिश ये हो रही है कि ये फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जाए और उसके लिए एक पूरा जोर जो है वो लगाया जा रहा है। तो ये एफर्ट कर लें और ये एफर्ट भी कामयाब नहीं होगी। वैसे फवाद साहब, आपको क्या लगता है एक्सटेंशन लेंगे फायज ईसा साहब? लग तो यही रहा है, फायज ईसा साहब तो लग रहा है कि बहुत एफर्ट कर रहे हैं एंड ही इज डेस्परेट फॉर एक्सटेंशन, क्योंकि बार-बार इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बावजूद इज ही डेस्परेट बिकॉज़ ही हैज सेड दैट कि मैं नहीं लूंगा एक्सटेंशन? ये उन्होंने कहा है, उन्होंने पहले कहा। यही तो प्रॉब्लम है, उन्होंने नहीं कह रहे और तमाम दुनिया उनको कह रही है कि आप कह दे कि आप एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहे और वो नहीं कह रहे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ओके फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। ये गुफ्तगू आपने सुनी, फवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू के सिलसिले को मेरे ख्याल में एक ब्रेक के बाद ही बढ़ाते हैं। आपका क्या ख्याल है? चलिए फिर ब्रेक, और उसके बाद बांग्लादेश के ऊपर बात होगी।